एक लंबे आंदोलन के बाद, युवाओं के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। पंकज जी मेरे साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव की बात करेंगे, कैसे वो एक कार्यकर्ता से देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, नंबर 2 नेता गृह मंत्री अमित शाह, उन दोनों के करीबी बने, संघ में के भी कैसे प्रिय रहे और कैसे अब उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा है। ये जो पूरी राजनीतिक करियर की कहानी है उस पर बात करेंगे। पर एक महत्वपूर्ण बात पंकज जी, अभी मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री पद ऐसा है, शिक्षा मंत्री, अन्य भी होंगे पर इस तरीके का बदनसीब पद या कहें कांटों भरा ताज जिसको कहेंगे, वो शिक्षा मंत्री जैसा पद नहीं रहा। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान ये 12 साल की सरकार में, अगर आज इस्तीफा स्वीकार हो जाता है उनका, सबसे ज़्यादा समय नरेंद्र मोदी के एरा में सबसे ज़्यादा समय तक शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन 1845 दिन रहे अगर आज इस्तीफा स्वीकार हो जाता है। प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री रहे 1059 दिन, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री रही 771 दिन और रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के नेता 769 दिन रहे। यानी कि कई बार शिक्षा मंत्री बदले गए। आमतौर पर ये होता है कि किसी एक एक बड़े प्रधानमंत्री का अगर किसी एक नेता से तारतम्य बैठ जाता है, स्पेशली जो टॉप 5 टॉप 7 मिनिस्ट्रीज हैं, तो वो चाहते हैं कि वो पद वो बनाए रखें। पीयूष गोयल लंबे समय से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। वित्त मंत्री का पद एक लंबे समय से निर्मला सीतारमण के पास है, उसके पहले रक्षा मंत्री भी थी। राजनाथ सिंह भी लंबे समय से रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह लंबे समय से गृह मंत्री हैं, पर शिक्षा मंत्री अक्सर बदला है, जल्दी बदल जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि उनके नॉन परफॉर्मेंस है या अन्य राजनीतिक कारण भी रहे होंगे। ये जो 3 नाम है ना, प्रकाश जावड़ेकर सबसे आखिरी थे, अब तो वो दिखते भी नहीं हैं, स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक, इन तीनों के उस मंत्रालय से हटने की वजह एक है, और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की जो वजह है वो हम सबके सामने है। इन तीनों की जो वजह है वो भी सबको पता है। ये एक ऐसा विभाग है, और ये बीजेपी की सरकार में, मतलब अटल जी थे तब भी था और अब नरेंद्र मोदी जी है तब भी है, कि जो संघ है आरएसएस, उसकी एक अदृश्य शक्ति जो है वो मानव संसाधन यानी शिक्षा मंत्रालय में काम करता है। बहुत सारे फैसलों में संघ का वीटो होता है, उससे जो तालमेल जब बिगड़ता है तो आपको वहां से छुट्टी होती है। आमतौर पे माना जाता है, लोग कहते भी हैं, लोग ऐसा है। संघ का एक जो सांस्कृतिक आग्रह है ना कि हमारे देश के पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सा चैप्टर होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक होंगे उन सब से लेकर के और तमाम चीजों में उनका एक अहम रोल रहा है। उन वजहों से 3 का गया। धर्मेंद्र प्रधान की जो बात है वो अलग है, लेकिन हाँ एक ये है कि इस मंत्रालय में तो कुछ टोटका है जो किसी को सूट नहीं कर रहा है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करते हैं। देखिए, इस आंदोलन से बहुत सारे लोगों को ये दोबारा याद आया कि धर्मेंद्र प्रधान की राजनीति खुद पेपर लीक के खिलाफ एक छात्र नेता के तौर पर प्रोटेस्ट करने से और उस दौरान लाठी खाने से शुरू हुई थी। ये बात भी सही है कि उनके पिताजी भी इसी पार्टी में रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, तो एक नेता के सुपुत्र को जो एक बेनिफिट होता है वो रहा, उनको मिला, लेकिन उन्होंने भी प्रोटेस्ट के जरिए अपनी राजनीति शुरू की थी। तो उनका राजनीतिक करियर, शुरुआती जो छात्र राजनीति है, कैसे कैसे वो आगे बढ़े, एक बार आप अगर याद दिला दें। एक हमारे साथ उनका थोड़ा सा दूसरा वाला मामला है। अच्छा। जब वो पहली बार विधायक बने उड़ीसा में, तब पहली बार हमने रिपोर्टिंग शुरू की उड़ीसा में, और वहीं मेरा कौन सा साल रहा होगा? ये साल 2000 था। 1999 में सुपर साइक्लोन आया था उसके बाद, और उस वक्त एक फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर होते थे, नवीन पटनायक जी की सरकार थी, बीजेपी और बीजेडी की, और ये इनकी छवि उस वक्त थोड़ी सी ना प्रमोद महाजन से मिलती थी। उस वक्त एक पुरानी अगर तस्वीर देखेंगे, और इस शुरुआत में प्रमोद महाजन के करीबी भी थे। उस वक्त जो था बीजू जनता दल के साथ नवीन पटनायक की बहुत अच्छी मित्रता थी प्रमोद महाजन के साथ, तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन का काम प्रमोद महाजन करते थे। फूड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर वेद प्रकाश अग्रवाल थे, उन्होंने ही मेरी मुलाकात करवाई। चूंकि ये ऐसे नेता थे वहाँ पर, इनसे इनका संपर्क इसीलिए हुआ कि वहाँ उड़िया बोलने में तकलीफ होती थी, ये हिंदी बोल लेते थे काम चलाओ। अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था इस्तीफे की खबर की बात, तो पुरानी उनकी कुछ तस्वीरें सर्फ कर रहा था, तो उसमें वही वाली तस्वीरें जो अचानक से फिर से कई लोगों ने देखी है कि उनके ठुड्डी में यहाँ पे चिन्ह पे पट्टियां बंधी हुई है। साल था 1997 का,
और चूंकि भुवनेश्वर की गलियां और इलाके में जानता हूं, तो वहां जो सेक्रेटरिएट है उसके बाहर में ये प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 1500 स्टूडेंट थे। मतलब इसको नटसेल में देखिए कि जिस पेपर लीक की वजह से उन्होंने लाठी खाई और वहाँ की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, उसी पेपर लीक की वजह से उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा है। तो उस वक्त जेबी पटनायक होते थे, जानकी वल्लभ पटनायक, वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, उनका घर भी बगल में था और सेक्रेटरीट के सामने में ये छात्रों के साथ पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए और उसके बाद आंदोलन बड़ा हुआ और लोगों ने पहली बार इनको जाना, तब ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और वहाँ से फिर इनका सफ़र जो है वो शुरू होता है। जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा में पहली बार ये विधायक बने, पहले प्रमोद महाजन के करीबी हुए, फिर ये अरुण जेटली के विद्यार्थी परिषद से फिर ये आ गए भारतीय जनता युवा मोर्चा 2004 में, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनकी जो टीम थी और फिर वो उन्होंने, और वहीं मतलब इनकी विद्यार्थी परिषद में रहने के दौरान ही इनकी जो पत्नी है मृदुला, वो मंडी से हैं, हिमाचल प्रदेश से, और फिर दोनों का 1998 में विवाह भी हुआ। वो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता, बाद में वो राजनीति से हट गई और फिर धीरे धीरे भारतीय जनता युवा मोर्चा से आए वो, फिर बीजेपी में आए, फिर अरुण जेटली से होते हुए धीरे धीरे वो अमित शाह की कोठरी में आए। संगठन के बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। हालांकि इनकी एक ख्वाहिश थी कि भाई उड़ीसा का सीएम बने ये। इसी बार जब अभी मोहन मांझी को जब बनाया गया उसी समय 20 साल के बाद वहाँ, मतलब पहली बार बीजेपी की सरकार आई तो बड़ी चर्चा थी, पर ये नहीं हुआ उनके साथ। और अगर आप देखें तो पहले ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है, बीच में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, लेकिन ये एक ऐसे नेता हैं दो बीजेपी में, एक भूपेंद्र यादव और एक धर्मेंद्र प्रधान। आमतौर पर कहीं भी चुनाव होता है, अभी यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान थे। बिहार का चुनाव खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान थे। बंगाल का मैं आपको एक मतलब कहानी छोटी सी बताना चाहूँगा। साल था 2021, जब वो प्रशांत किशोर का एक वो ट्वीट बहुत वायरल हुआ था कि अब डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बीजेपी के लिए कहा गया था। मेरी मुलाकात हुई थी इनसे नंदीग्राम में। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी से उम्मीदवार थे और ममता बनर्जी उनके इलाके में जाकर चुनाव लड़ रही थी। तो हल्दिया में एक होटल में हमारी मुलाकात हुई, ये चुनाव प्रचार के लौटे। इन्होंने कहा कि हम यहाँ जीत रहे हैं, आप भी होते तो कहते भाई कैसी बात करते, ममता बनर्जी से कोई जीत भी सकता है। उस वक्त की ममता बनर्जी का आप लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम लोग मोबाइल में एक नोट आता है, हमने लिख के रख लिया तारीख और डेट भी, कि नहीं होगा तो इनको थोड़ा मजाक किया जाएगा। और वो सिर्फ विधानसभा के प्रभारी थे, मतलब उस वक्त भी वो केंद्रीय मंत्री थे, संगठन ने उनको भेजा तो वो काम किया। तो ये दो बड़े ट्रस्टेड हैंड रहे अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो संगठन में भी और आपको बताऊं कि सरकार में भी। इसीलिए देखिए कि इतना लंबा अरसा चला, क्योंकि एक बार आपकी पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाती है। अभी जो पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, उनके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान एक तरीके से विलन की छवि बन के आई है ना। तो इसीलिए सरकार इतने लंबे समय से चल रही थी, क्या किया जाए, बहुत धर्म संकट में थी। एक बात और भी है, इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटे अभी हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। तो ये जो देश भर में चल रहा है, ऐसा नहीं था कि उनके घर में इस बात की गूंज नहीं सुनाई पड़ रही थी। जो जेन जी कहा जा रहा है और उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, तमाम पेपर लीक, ओएस और सीबीएसई में जिस तरीके से ओएसएम में गड़बड़ियां हुई, उन सारी चीज़ों को लेकर के था। उनको इस बात का एहसास था कि मुझे कुछ भी करना पड़ सकता है। उन्होंने मन को मना लिया था। जो हमें बातचीत से पता चला उनके करीबी लोगों से, तो ये था कि सूनर और लेटर। ठीक है। लोकसभा में ये मेरे ख्याल एक ही बार सांसद रहे, है ना, 2000 संबलपुर। हाँ 2004 में शायद। उसके बाद से राज्यसभा में आ रहे हैं। उसके बाद से राज्यसभा फिर आए हैं ये दूसरी बार। इससे बीच में ये राज्यसभा के सांसद थे। इनके पिताजी होते थे सरफेस ट्रांसपोर्ट में MOS हुआ करते थे, देवेंद्र प्रधान जी। और वो तब वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थी और तब विधायक बने थे। उसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश से एक बार राज्यसभा के सांसद रहे और एक बार ये बिहार से रहे। कई राज्यों में ये चुनाव प्रभारी रहे, संगठन के तरफ से भी प्रभारी रहे। और जहाँ कहीं चुनाव होता है, अगर वो चुनाव प्रभारी नहीं रहे, तब भी उनके पास कोई न कोई जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इनका तालमेल, इसकी भी जिक्र होता है कि ये उन नेताओं में गिने जाते थे जो केंद्रीय आला कमान भारतीय जनता पार्टी के भी करीबी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी अच्छा तालमेल है। देखिए, अभी जो RSS को आप देख रहे हैं, उस RSS में एक बहुत बड़ा बदलाव आया बीते दिनों में। संघ के प्रचारक अब ऊपर नहीं आ रहे हैं।
विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग, वो चाहे दत्तात्रेय होसवाले जी जो नंबर 2 पे हैं, या जिनसे हम सबका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सुनील आम्बेकर जी जिन्होंने संघ पर किताब भी लिखी है, तो ये सब लोग विद्यार्थी परिषद से हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में या सरकार में विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड के लोग आते हैं, उनका एक बड़ा कंफर्ट जोन होता है, तो आपका तालमेल स्वतः स्फूर्त मतलब बढ़िया रहता है, आप उनकी बात को बिना कहे ही समझ लेते हैं इशारों में। ये इसका बड़ा फायदा रहा धर्मेंद्र प्रधान को कि विद्यार्थी परिषद से निकल कर आने में, संघ से तालमेल में। तो कई ऐसे पेचीदगी मामले होते थे जहां इन्होंने संघ के तालमेल की वजह से उस काम को आसान किया। तो ये भी, और ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, ये हम तो अब वाला चुनाव देखते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार ओडिशा में जीत करके आई है बीजू जनता दल की सत्ता को समाप्त करके, पर इसके पहले ओडिशा के पंचायत चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन सुधारने में और आखिरी विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली उसका भी श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाता है। पर 2021 में वो शिक्षा मंत्री बनाए गए। उसके पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 से लेकर के अब तक वो पेट्रोलियम मंत्री थे और 21 में शिक्षा मंत्री बनाए गए। और जैसे ही उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया उसके बाद कुछ तरह के विवाद सामने आने लगे। नीट इकलौता विवाद नहीं है, मतलब नीट पर इतना बड़ा आंदोलन हो गया। पहले अपनी यूजीसी वाले को लेकर के जो नई गाइडलाइन आई थी, खासतौर से यूपी और बिहार हिंदी पट्टी में कितना बड़ा आंदोलन था वो भी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो यहाँ शुरुआत हुई, दक्षिण का त्रिभाषा जो लागू हुआ, उसको सिलेबस में क्या पढ़ाया जाना है, जुडिशरी वाला मसला आपने देख लिया। तो बीते 6-7 महीने से इनका समय जो है वो कहते हैं ना शनि की 7.5 वाला मामला, मतलब सब कुछ खराब चल रहा था। मतलब मैं तो व्यक्ति के बजाय इसको ऐसे कहिए कि शिक्षा मंत्रालय पर बैठ के को संभालने वाले व्यक्ति का ही समय पिछले का, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार में कोई बहुत सुंदर नहीं गया है। ये नहीं कह सकते हैं कि 2014 के बाद से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का नाम हम लोग भूल गए। नहीं, उनका भी नाम लिया। अच्छा, लिए ना। हाँ, तो उनका भी बड़ा विवादित समय रहा था जब वो थे शिक्षा मंत्री। कई सारे जो नियुक्तियां हुई थी वाइस चांसलर की, उन सब को लेकर के, सिलेबस को लेकर के बहुत ये हुआ था, क्योंकि संघ के साथ उनका वो तालमेल नहीं बन पा रहा था। तो वही कि मानव संसाधन विकास, जो इसको ह्यूमन HRD मिनिस्ट्री बोलते हैं, शिक्षा मंत्री आम भाषा में, जो भी रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, उनका पद बहुत लंबा नहीं चला है या वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं, जो अगर 5 साल का कार्यकाल माने तो धर्मेंद्र प्रधान अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं क्या उन्हें कोई और मंत्रालय ऑफर किया जाता है, क्या मंत्रालय बदला जा सकता है उनका, ये वाले से इस्तीफा ले लिया पर कोई और मंत्रालय दे दिया गया, क्या ये एक संभावना है? इन चीज़ों पर अभी स्पष्टता आनी बाकी है। जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ललन टॉप देखते रहिए।